नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। जब खाता बुक से पूरा बिजनेस करते हैं तो इस पर ऑनलाइन पेमेंट्स कलेक्ट क्यों नहीं करते? क्या ये सेफ है? जी हाँ, ये 100% प्राइवेट और सेफ है। साथ ही अन्य बेनिफिट्स भी। आज ही अपने बैंक अकाउंट खाता बुक पर लिंक कीजिए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी, जिसमें हम हफ्ते भर की सियासत के बारे में तफसील से चर्चा करते हैं। मेरे साथ होते हैं वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिस्किट खा रहे हैं महाराज? मैं बिस्किट खा रहा हूँ और चाय पी रहा हूँ। दोपहर का समय है, आज फ्राइडे आफ्टरनून। आपने मेरी फ्राइडे आफ्टरनून ले ली नेता नगरी की वजह से। आप अभी कह रहे हैं फ्राइडे आफ्टरनून ले ली, कभी कहते हैं कि नेता नगरी बहुत पॉपुलर है, इसको रोज करना चाहिए। अरे बिल्कुल करना चाहिए। कई दर्शक ये बोलते हैं राजदीप जी की इतनी पॉलिटिक्स हो रही है अब तो कि डेली एक शो करना चाहिए। मैंने कहा भाई साहब बख्श दो। नहीं, देखिए ये इंडिया है, इसमें पॉलिटिक्स चलती रही। कभी कभी कुछ लोग मुझे कहते हैं आप अपने प्रोग्राम पर पॉलिटिक्स बहुत दिखाते हैं। मैं कहता हूँ बॉस, ये इंडिया है, यहाँ राजनीति चलती है। अगर यहाँ कोई सरकार गिराना चाहता है, रिसोर्ट में बैठना चाहता है, ये सब इंडिया में होता है। और कौन से राज्य में ये होगा जो आज राजस्थान में हो रहा है? कुछ विधायक एक होटल में बैठे, दूसरे विधायक किसी दूसरे होटल में बैठे। ये इंडिया है। हम विस्तार से बात करेंगे, ये सही कह रहे हैं आप। और खासतौर पर उत्तर भारत में तो सियासत लोगों की सांस सांस में भरी हुई है। नेता नगरी शुरू करते हैं। सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी है राजस्थान से, जहां पर सियासी संकट अभी टला नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाईकोर्ट से सचिन पायलट को राहत मिलने के बाद सोमवार तक के इंतजार के मूड में नहीं है। राजभवन पहुंचे, गवर्नर से कहा कि फ्लोर टेस्ट बुलाइए, विधानसभा का सत्र बुलाइए, बेसिकली ये कहा। और जब गवर्नर ने मौजूदा परिस्थितियों का हवाला दिया, कहा विचार करेंगे, तो वही धरने पर बैठ गए। तो एक तरफ धरना है, हाईकोर्ट की लड़ाई मुकम्मल हुई, अब सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है। और एक लड़ाई है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच चल रही है, एजेंसियों की लड़ाई, पॉलिटिकल लड़ाई। उस पर विस्तार से बात करेंगे। दूसरी सुर्खी होगी असम से जुड़ी हुई। असम में भयानक बाढ़ आई हुई, ब्रह्मपुत्र और दूसरी नदियां अपने प्रचंड रूप में हैं। हम ये जानेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में, खासतौर पे असम में, मेघालय में भी स्थितियां खराब हैं। ये स्थिति क्यों है? और एक जरूरी वाजिब शिकायत भी कि नॉर्थ ईस्ट में जब इतनी बड़ी विपदाएं आती हैं तो वो मेन डिस्कोर्स का हिस्सा क्यों नहीं बन पाती। तीसरी सुर्खी में बात करेंगे बिहार की। यहाँ बाढ़ भी आई है, कोरोना के चलते बुरी स्थिति भी है, और इन सब के बावजूद सियासी गतिविधियां जोरों पर हैं और सबकी नजर चुनाव आयोग की तरफ है कि क्या चुनाव टाले जाएंगे। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात राजस्थान की। पहली सुर्खी राजस्थान से है। यहाँ सब सियासी संकटों और संभावनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर लक्ष्मी पंत जी। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले भी आप नेता नगरी में आ चुके हैं, एक बार फिर से स्वागत है जी। नमस्कार। नमस्ते। अशोक गहलोत सब विधायकों को लेके राज्यपाल कलराज मिश्र के पास पहुंच गए हैं, फ्लोर टेस्ट पर जोर डाल रहे हैं। क्या अब अशोक गहलोत की रणनीति ये है कि जो विप के नियम को लेकर एक लूपहोल निकाला गया है कि क्या सदन नहीं चल रहा है तब भी विप जारी की जा सकती है, तो सदन बुलाया जाए, अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए फिर से विप जारी की जाए, और इस बार सचिन पायलट और उनके अलावा जो 18 विधायक यदि वो विप का उल्लंघन करते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई करने का केस मजबूत हो जाए। क्या ये है गहलोत की रणनीति? देखो, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आज की राजस्थान की तस्वीर आपको बताना चाहता हूँ जी। और इसके लिए मुन्नवर राणा का की 2 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है जी। वो कहते हैं कि भाई बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर वक्त खतरे में रहती है। राजस्थान में इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सियासत की सबसे ऊंची इमारत पर बैठे हुए हैं और हाईकोर्ट का आज जो फैसला आया पायलट गुट के पक्ष में आया है, तो उनकी जो इमारत है वो आज खतरे में है, संकट में है। इसीलिए वो राज्यपाल के पास गए हैं। जहां तक आपके सवाल का जवाब है कि राज्यपाल के पास क्यों गए हैं, विधानसभा सत्र अभी तक क्यों नहीं बुला पा रहे हैं राज्यपाल, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी आज के नंबरों का जो गणित है उसमें बहुत मार्जिन है। 200 विधानसभा की सीट है हमारे पास, जिसमें से गहलोत के पक्ष में अभी सिर्फ 101 नंबर दिख रहे हैं। ये 101 नंबर में सीपी जोशी भी शामिल हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं।
तो ये जो नंबरों का जो गणित है वो बहुत ताकत के साथ गहलोत को ये नहीं कहना, मतलब कहने को विवश कहने की प्रहार दे रहा है कि भाई आप, वो जिस तरीके उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से कहा कि भाई आप जो है विधानसभा सत्र बुलाइए, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा हम कोरोना की भी चर्चा करना चाहते हैं, हम जो है जो राजस्थान में जो आर्थिक संकट चल रहा है उस पर भी चर्चा करना चाहते हैं। तो उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा सिर्फ कि भाई हम सिर्फ और बहुमत के लिए विधानसभा बुलाना चाहते हैं, उन्होंने इतनी खिचड़ी इस विधानसभा सत्र को बुलाने के लिए इतनी खिचड़ी पकाई है, इससे ये साफ मैसेज है कि वो उनको लगता है कि अभी उनके पास उतने नंबर नहीं है और वो सिर्फ राज्यपाल पर निशाना साधना चाहते हैं कि राज्यपाल सत्र नहीं बुलाना चाहते हैं। राज्यपाल ने आज स्पष्ट किया, उन्होंने एक बयान जारी किया अभी राज्यपाल ने कि भाई कम से कम जो 9 विधायक हैं राजस्थान में उनको कोरोना है इस वक्त। उनका कहना है कि भाई हम ऐसी स्थिति में हम कैसे विधानसभा सत्र बुला सकते हैं। इस बयान के जवाब में जो हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा, उनका दूसरा बयान आया कि हम सारे के सारे 200 विधायक कोरोना टेस्ट करने को तैयार हैं, उसके बाद आप विधानसभा बुला लीजिए। तो जिस तरीके की स्थिति इस पर राजस्थान में बनी हुई है, मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान पहली बार सियासत के सबसे मुश्किल दौर में है, सबसे मुश्किल दौर में है। और जो जादूगर कहे जाते हैं राजस्थान के अशोक गहलोत, पहली बार उनको लग रहा है कि पायलट ने उनको पटकनी देनी, भले पटकनी नहीं दी है तो उनको सीधी टक्कर दी है, तो बेचैनी है और ये बेचैनी उनकी भाषा पर भी दिखती है। आप देखिएगा जिस तरीके से भाषा का इन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं, पायलट को लेकर उनकी भाव भंगिमा जितनी आक्रामक है, जितनी वो प्रहार कर रहे हैं, और आज तो उन्होंने नालायक निकम्मा सब पायलट को बोल दिया, लेकिन आज उनकी भाव भंगिमा राज्यपाल को लेकर भी बदली हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर राज्यपाल विधानसभा सत्र नहीं बुलाते हैं तो अगर राजस्थान की जनता राजभवन को घेर लेगी और राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। स्टेट का मुखिया अगर इस तरीके के बयान देता है तो आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर कैसी बेचैनी और कैसी छटपटाहट है। राजदीप जी, शुरुआत में ये कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा चल रहा था जिसका बीजेपी फायदा उठाना चाहती थी, जैसे हर दूसरी पार्टी उठाना चाहेगी जो सत्ता में आना चाहती है। लेकिन अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के झगड़े से कहीं ज्यादा मुझे लग रहा है कि जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत पार्टी बने, फिर ईडी, फिर इधर राजस्थान सरकार की तरफ से शेखावत के खिलाफ एफआईआर हो रही है, गहलोत के भाई पर जांच हो रही है, अब ये लग रहा है कि बीजेपी बनाम अशोक गहलोत हो गया है। आपको दिल्ली से क्या खबर है? देखिए, मुझे अभी भी नहीं लगता कि ये बीजेपी बनाम अशोक गहलोत है। बीजेपी बनाम अशोक गहलोत बनने की तरफ जा रहा है और अशोक गहलोत भी बनाना चाहते हैं। अशोक गहलोत ये दिखाना चाहते हैं कि मैं एक तरह से सेंटर को टक्कर दे रहा हूं, मुझे उतनी क्षमता है कि मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टक्कर दे सकता हूं। तो उस और अग्रसर हो रहा है और इसी वजह से कहीं ना कहीं एक संवैधानिक संकट भी आ गया है। आज की तारीख में एंटी डिफेक्शन लॉ पर स्पीकर के क्या अधिकार होते हैं, कब स्पीकर किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया, पहले हाई कोर्ट तक सीमित था, अब उसमें फिर एसओजी जो है, जो वहां की पुलिस फोर्स है, क्या वो दिल्ली आकर किसी केंद्र मंत्री को इन्वेस्टिगेट कर सकती है या नहीं, इस पर सवाल है, क्योंकि वहां से गृह मंत्रालय भी पूछ रहा है किस अधिकार पे आपने लोगों के फोन कॉन्वर्सेशंस को टैप किया। तो देखिए, ये एक तरह से सेंटर वर्सेस स्टेट बन रहा है। आप कह रहे हैं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, मैं कह रहा हूं सेंटर वर्सेस स्टेट, राज्य और केंद्र के बीच में। और कहीं ना कहीं ये अभी भी एक लेवल पर पायलट वर्सेस गहलोत है। मैंने अभी भी कुछ मिनटों पहले इस प्रोग्राम के पायलट के नजदीकी से बात की, उन्होंने कहा कि देखिए, हमारी जो याचिका है हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में, हम बार बार कह रहे हैं हम कांग्रेसी हैं, हम कहीं अभी तक ये नहीं कह रहे कि हम कांग्रेसी नहीं है। एक तरह से एक वो लड़ाई है कि सचिन पायलट की जो लड़ाई है वो अपनी जगह है, वो चाहते हैं तख्ता पलट, वो चाहते हैं फिर बीजेपी, बाद की बात है, इस समय वो चाहते हैं गहलोत को निकाले। गहलोत ने तय किया है, जैसे अभी बताया गया, वो एक रीजनल सत्रप है, मैं मुकाबला करूंगा, पुराने जैसे करते थे। एक जमाने में बहुत कम नेता हुए हैं, लेकिन कुछ नेता हैं जिन्होंने कहा कि मैं इंदिरा गांधी को भी टक्कर दे सकता हूं। अब उसी तरह से अशोक गहलोत एक तरह से केंद्र को एक मैसेज देना चाहते हैं कि मैं मजबूत नेता हूं जयपुर में, यहाँ मेरा एक ये गढ़ है मेरा, मैं आपको यहाँ टक्कर दूंगा। तो उस और अग्रसर हो रहा है सेंटर वर्सेस स्टेट, और कौन जाने अगर इसी तरह से हुआ तो कल गवर्नर्स रूल की नौबत भी आ सकती है। राजदीप जी, आप जो बात कह रहे हैं, लक्ष्मीपंत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सचिन पायलट की रणनीति और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उनका आज जो बयान है,
कि सचिन पायलट क्यों नहीं मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जैसे राजदीप ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि राष्ट्रपति शासन की, इस वक्त पिछले 4 दिनों से ब्यूरोक्रेसी में यही चर्चा चल रही है। मेरे कई अफसरों से बात हुई है, मेरी कई प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात हुई है, वो अफसर जो हमारे टच में है, पूरे सचिवालय के अंदर इस वक्त ये चल रहा है कि ये स्टेट राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरीके से टकराव पैदा हो गया है, अब जिस तरीके से आज का जो बयान है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जिस तरीके से उन्होंने राज्यपाल पर सीधा हमला किया है कि भाई हम राजभवन को घेर लेगी जनता, तो ये जो टकराव की स्थिति है। जहां तक आपने कहा कि भाई जो प्रदेश बीजेपी की क्या रणनीति राजस्थान में, तो बीजेपी तो पिछले 10 दिनों से ये कह रही है कि अगर पायलट गुट अलग हो जाता है, उसके बाद नंबर आ जाते हैं, तो बाहर से समर्थन देने को तैयार है, उनको मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। राजीव जी ने कहा कि भाई ये स्टेट वर्सेस सेंटर की लड़ाई है। बिल्कुल, अशोक गहलोत इसको गहलोत वर्सेस अमित शाह की लड़ाई इसको बनाना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी लड़ाई पायलट से नहीं है, मेरी लड़ाई अमित शाह से है। और यहाँ पर आप ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें पार्ट है, इसमें इस पूरी लड़ाई के 4 महत्वपूर्ण किरदार हैं। एक अशोक गहलोत है, एक पायलट है, एक बीजेपी है और एक जांच एजेंसियां हैं। राजस्थान में इस वक्त जो लड़ाई जो चल रही है वो पायलट और गहलोत गुट के बीच तो चल रही है, ये गहलोत वर्सेस बीजेपी के बीच भी चल रही है। जो एक और लड़ाई है जो जांच एजेंसियों वर्सेस जांच एजेंसियां चल रही हैं, ईडी एंड इनकम टैक्स वर्सेस एसओजी। बिल्कुल। और इसमें जो महत्वपूर्ण पार्ट है कि जांच एजेंसियां इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रही है दोनों तरफ से। एसओजी और एसीबी जो पायलट गुट को नुकसान पहुंचाना चाहती है, जो बीजेपी गुट को नुकसान पहुंचाना चाहती है, और जो ईडी और जो इनकम टैक्स है, और अब तो सीबीआई भी मैदान में आ गई है। एक पुराने मामले में कांग्रेस के एक विधायक की जांच के मामले में, जिनकी एक चूरू में एक मतलब जो थे पुलिस ऑफिसर थे, उनके आत्महत्या के मामले में। तो राजस्थान में जो इस पर जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो कई मोर्चों में लड़ाई जा रही है। जांच एजेंसियां वर्सेस जांच एजेंसियां हैं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, और सेंटर वर्सेस स्टेट है। एक चीज जो मैं आप दोनों से समझना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में अगर एंटी डिफेक्शन लॉ को आप सामने रखें तो किसी भी सूरत में पायलट गुट को मान्यता कैसे मिल सकती है? नहीं, ये मान्यता का सवाल नहीं है, लेकिन मान्यता इस समय बीजेपी कैसे सरकार बना सकती है पायलट को सपोर्ट देके? नहीं, एक मिनट। इस समय सचिन, वो बात की बात है। देखिए, सचिन पायलट की पहली लड़ाई क्या थी कि आप अशोक गहलोत को कमजोर करना है और उसके बाद अशोक गहलोत का तख्ता पलट करके किसी और को बनाए। ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई थी। बीजेपी देख रही है, वेट एंड वॉच कर रही है, क्या एक ऐसा मौका आएगा जिसमें अशोक गहलोत अल्पमत में होते हैं, फिर हम अपना दावा रख सकते हैं। अब आप कहेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ, अगर कर फ्लोर टेस्ट हो, समझ लीजिए अगले हफ्ते फ्लोर टेस्ट होता और उस फ्लोर टेस्ट में 19 एमएलए जो है पायलट को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ जाते, तो वो 2/3 तो होते नहीं है, कांग्रेस संसदीय दल के 2/3 तो नहीं है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ में स्पीकर उनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। यही तो गहलोत चाहते थे। जब आज अशोक गहलोत दबाव बना रहे हैं, वो एक तरह चाहते हैं कि एक और मौका मिले जिसमें इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए या कम से कम इन पर दबाव रखा जाए। देखिए, मुझे नहीं लगता, जैसे कहा गया कि अशोक गहलोत इस समय चाहते हैं कि सचिन पायलट ग्रुप के 3-4 विधायक उनकी तरफ आ जाए, उसके लिए एक ऐसा वातावरण तैयार हो जाए जिसमें उनको खतरा हो कि हमारी मेंबरशिप चली जाए। और इसीलिए वो कह रहे हैं फ्लोर टेस्ट करो, गवर्नर से असेंबली सेशन करवाओ उनको। और एक बात, उनको जयपुर लेकर वापस ले आना चाहते हैं। जब तक वो दिल्ली में, हरियाणा में है, वो एक तरह से एसओजी की पकड़ से दूर है। जैसे ही वो जयपुर में आते हैं, फिर वो अशोक गहलोत उन पर ज्यादा दबाव डाल सकते हैं। देखिए, इस तरह की राजनीति बहुत, मुझे नहीं लगता राजस्थान जैसे राज्य में हुई है। राजस्थान जैसे राज्य में 2 पार्टी सिस्टम थी, इस तरह की त्रिशंकु विधानसभा, किसी को जोड़ तोड़, ये राजस्थान की राजनीति में बहुत कम या शायद कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन ये जो दूसरे राज्यों में अब होने लगा है, खास करके मैंने कर्नाटक में देखा है पिछले कुछ सालों से, वो अब राजस्थान में आ गया है। फिर एंटी डिफेक्शन छोड़ो, लोग तैयार हो जाएंगे, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कांग्रेस को डिफीट कर लूंगा, गहलोत जी को हरा दूंगा, उसके बाद मेरी सदस्यता भी चली जाए तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आजकल तैयार हो गए हैं चुनाव लड़ने। नहीं, सदस्यता चली जाए उसके बाद तो फिर वो लड़ जाएगा लक्ष्मण जी। नहीं, उस समय तो आप हरा देंगे हाउस पे। बिल्कुल सही, राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये लड़ाई तख्ता पलट की ही लड़ाई है। सबसे
पायलट गुट का यही कहना है कि भाई नेतृत्व परिवर्तन चाहिए, हम कांग्रेस में रहना चाहते हैं, हम कांग्रेस के सदस्य हैं। आज भी जो एक मैसेज आया है पायलट गुट की तरफ से वो यही आया है कि हमारी लड़ाई सिर्फ अशोक गहलोत के नेतृत्व को लेकर है, पार्टी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो सोमवार को जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उसमें ये मैसेज बिल्कुल ना जाए कि हम कोई पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसके अंदर ये है कि एक और महत्वपूर्ण किरदार राजस्थान के अंदर है, वो है वसुंधरा राजे। आप बहुत हैरान होंगे कि इस वक्त जो बीजेपी के जो लोग हैं वो पायलट की तारीफ करते हैं और जो गहलोत गुट के जो लोग हैं वो वसुंधरा राजे की तारीफ करते हैं। तो दिक्कत ये पैदा हो गई है दोनों गुटों के अंदर कि जो 3 महीने पहले जो वसुंधरा को लेकर बहुत एग्रेसिव थे जो कांग्रेस के लोग, वो आज अचानक से उसके पक्ष में आ गए। तो ये मैसेज देना चाहते हैं, गहलोत साहब भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके अंदर भी खतरा है और कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के अंदर बाड़ेबंदी की नौबत आ जाए। इस वक्त राजस्थान के अंदर जो आप सोचिएगा कि आप सोचिए कि एक गुफा यात्रा में से गुजर रहे हैं राजस्थान में। एक जो यहाँ के जो संविधान जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं गुफा यात्रा में, दोनों के, एक मानेसर में है और एक जयपुर के अंदर। इसका नुकसान जो राजस्थान में धीरे धीरे जो राजदीप जी ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ। राजस्थान में एक सामाजिक डर विधायकों के अंदर भी हमेशा रहा है, वो डरते हैं, उनके अंदर एक है कि एक आंखों का डर है लोगों का कि इस तरह की राजनीति इस तरीके से या इस तरीके के आरोप कभी नहीं लगे। और इसकी वजह भी है कि यहाँ का जो सामाजिक ढांचा है, पृथ्वीराज चौहान है, उनकी धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है, एक उनके अंदर एक सोशल प्रेशर रहता है। तो स्विच करना, लॉयल्टी स्विच करना इतना इजी नहीं, इतना और न कभी आज तक हुआ है। तो इसीलिए ये पहली बार राजस्थान के लोग भी ये देख रहे हैं कि यार ये आखिर हो क्या रहा है और कंफ्यूज हैं। अगर आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगर हम बात करें तो वो ये माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं इस मामले में, लेकिन इन दिनों जिस तरीके के उनके चेहरे में तनाव है दिखता है, जैसे आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तनाव भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको ये लग रहा है कि पहली बार कोई इस तरीके से उनके साथ हुआ, क्योंकि उनको भी ये अनुभव नहीं इस तरीके का कभी भी, जिस तरीके से उन्होंने राजस्थान के अपने पार्टी का भी ज्यादा थिन मेजॉरिटी की उन्होंने सरकारें चलाई है। एक बहुत और इस वक्त एक अपडेट इस वक्त आ रहा है मेरे पास। इस वक्त जब हम और आप ये नेता नगरी शुक्रवार की दोपहर को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो राजभवन के पार्क में कांग्रेस के विधायक बैठ गए हैं और राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हाँ, मेरे पास वो फोटो भी आ गए हैं, सब व्हाट्सएप में वो फोटो भी आए। लेकिन एक बात बड़ी है, देखिए पार्टी सिस्टम जो था, कुछ ऐसे राज्य थे जहां 2 पार्टी सिस्टम एक तरह से बन गया था और एक पार्टी से दूसरे पार्टी जाने के बहुत कम ऐसे अवसर आते थे। और नंबर 2 इसके साथ साथ कि दोनों पार्टी, विपक्ष और जो सत्ता पार्टी थी, उनके बीच जो आपसी संबंध थे बड़े अच्छे थे। आप देखेंगे तमिलनाडु नहीं है ये जहां करुणानिधि को जेल में डाला या जयललिता को जेल में डाला या ममता या सीपीएम के बीच में जिस तरह से टक्कर हुआ करती थी बंगाल में। राजस्थान एक ऐसा राज्य था, मध्य प्रदेश, कुछ हद तक एक जमाने में महाराष्ट्र, गुजरात भी मोदी जी के आने के पहले, जहां सत्ता और विपक्ष के बीच में संबंध बड़े अच्छे रहते थे। तो ये जो इसलिए वसुंधरा और अशोक गहलोत जी के बीच में संबंध एक तरफ से बड़े अच्छे थे। आरोप चुनाव के टाइम पे भले ही लगाते थे, एक बार सत्ता में आए उन आरोपों को जांच वगैरह नहीं होती थी इन राज्यों में, किसी को जेल डालने की कोई प्रक्रिया नहीं हुआ करती। अब क्या हुआ है, एक तनाव आ गया है राजनीति में राजस्थान के, और कहीं ना कहीं पायलट वर्सेस गहलोत, ये फाइट टू द फिनिश जिस तरह से बन रहा है, मुझे लगता है वो बहुत ही एक नई बात हो गई हमारे राजस्थान की जैसे राज्य की राजनीति में। अब आप उसे खतरनाक कहे या के, लेकिन एक बात है, पार्टी सिस्टम का देखिए ना, अगर समझ लीजिए ये 19 डिफेक्ट कर जाते हैं और फिर से चुनाव लड़ेंगे जैसे मध्य प्रदेश में आज हो रहा है, जैसे कर्नाटक में हुआ, तो फिर हमारे पार्टी सिस्टम रह क्या गई है। वी आर नॉट इवन, जैसे रामचंद्र गुहा ने कुछ दिनों पहले लिखा है, वी आर नॉट इवन इलेक्शन डेमोक्रेसी नाउ, यानी चुनाव को लेकर लोकतंत्र हुआ करता था। हम किसी को चुनते हैं, 5 साल वो विधायक होते हैं, असेंबली में जाते हैं, अब वो 1 साल बाद किसी दूसरे पार्टी में जाते हैं, ये कैसे चलेगा। तो सौरभ, ये बड़ी पायलट गहलोत आते रहेंगे जाते रहेंगे। सवाल ये है कि अगर इसी तरह की राजनीति होनी है तो फिर हम चुनाव ही क्यों करें, चुनाव ही छोड़ दीजिए। ये सबसे बड़ी डरावनी बात है कि ये राजस्थान इज बिकमिंग एग्जांपल ऑफ कोलैप्स ऑफ डेमोक्रेसी जिस तरह से बन रही है। लक्ष्मण जी, एक आखिरी सवाल बिफोर वी रैप अप दिस कन्वर्सेशन।
व्हाट नेक्स्ट? मतलब आप इतने दशकों से राजस्थान की राजनीति को जयपुर में बैठकर देख रहे हैं, आपने इतने निजाम बदलते हुए देखे, इतने गुटों का उभार देखा। क्या ये एक बहुत ही, जिसको कहते हैं डिसाइसिव मोड़ है, डिसाइसिव चेंज है राजस्थान की पॉलिटिक्स में? आपने कहा कि पहले ये इस तरह की शिफ्टिंग नहीं होती थी, बाड़ेबंदी नहीं होती थी, अलायंस नहीं बदलते थे। क्या कुछ ऐसा है जो हमेशा के लिए राजस्थान की सियासत में बदल रहा है? और बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बीजेपी जो पिछले 1.5-2 बरस से अपनी लीडरशिप में एक बड़ा, जिसको हम टेक्टोनिक शिफ्ट बोलते हैं, आपकी ज्योग्राफी की बैकग्राउंड रही है, क्या बीजेपी उस जुगत में भी लगी है कि फॉर वंस एंड ऑल दे आर प्रोजेक्टिंग न्यू लीडरशिप, बी इट गजेंद्र सिंह शेखावत, बी इट सतीश पूनिया एंड अदर पीपल माइनस वसुंधरा? नहीं, बिल्कुल ये जो राजस्थान की राजनीति बहुत निर्णायक मोड़ पे है, बहुत मतलब आप एक नए रास्ते की तरफ बढ़ रही है, और ये बहुत खतरनाक भी है, और बहुत, जैसे राजदीप ने कहा कि मतलब डेमोक्रेसी के लिए अब क्या भविष्य होगा, ये बहुत चिंताजनक है। लेकिन राजस्थान की राजनीति का जो एक अच्छा पक्ष ये भी है कि ये तुरंत बदलाव चाहते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि जो मतलब इस दो पार्टी सिस्टम यहाँ पे हमेशा रहा है कि चुनाव के बाद मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थितियां बनने वाली है। अगर अशोक गहलोत को बहुमत मिल भी जाता है राजस्थान के अंदर, इसके बावजूद भी वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनके पास जो नंबर है 1 से 2 3 हो जाएंगे मैक्सिमम, उससे ज्यादा नंबर होने वाला नहीं है उनके पास। इन नंबरों के साथ वो ज्यादा दिन तक सरकार नहीं चला पाएंगे, और ये तय है कि राजस्थान के अंदर जो है अगले 6 महीनों में पूरा घटनाक्रम बदलने वाला है, पूरा सियासी परिदृश्य बदलने वाला है। जहां तक इस मामले का सवाल है, अभी भी राजस्थान की राजनीति के जो ताश के जो पत्ते हैं उसमें कुछ जोकर और कुछ इक्के मौजूद हैं जिनका खुलना अभी बाकी है। जब ये खुलेंगे तो आप देखेंगे अगले 4 दिनों के अंदर राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। इसका एक बहुत मतलब ताजा मैं एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ कि जो पायलट गुट के पास जो लोग हैं या गहलोत गुट के पास जो लोग हैं, यहाँ पर राजस्थान की राजनीति में एक जाट राजनीति बहुत महत्वपूर्ण रखती है। पायलट गुट के पास जो लोग हैं वो जाटों के कुछ चेहरे उनके पास हैं, कुछ चेहरे जाटों के गहलोत साहब के पास हैं, लेकिन इन दोनों जाट गुटों के बीच में इन दोनों जबरदस्त संघर्ष चला राजस्थान के अंदर, क्योंकि उनको ये लगता है कि एक गुट को ये लगता है कि जो मदेरना थे, जो राजस्थान के बहुत बड़े जाट नेता थे, उनको उनकी राजनीति को खत्म करने के लिए गहलोत ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उनके दिल में एक असर है। सोशल मीडिया पर इस वक्त ये गुट बहुत ज्यादा सक्रिय है। ऐसा माना जा रहा है कि जब विधानसभा सत्र के बीच में जब बहुमत परीक्षण की नौबत आएगी तो ये इक्के जो जोकर मैंने बजी खुलेंगे, और ये जब खुलेंगे तो बहुत सारी चीजें बदलाव भी ऐसा नहीं कि खुलते तो ये होना तय है, ये होगा, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि ये बदलाव तय है। राजस्थान की राजनीति जहां तक बीजेपी का सवाल है, उसके बाद नंबर ही नहीं है, 72 उसके बाद कुल नंबर है इस वक्त, और 3 उसके बाद आरएलपी के जो लोग हैं 75 नंबर है उनके पास है। पायलट गुट के पास 19 नंबर है और 3 जो है उनके पास निर्दलीय, तो ये 22 की संख्या 97 के आसपास पहुंचती है। ये नंबर इतना मतलब बहुत महीन दीवार बहुमत की खिंची हुई है दोनों के बीच में। ये जो दीवारें जब ढहेंगी, ये दीवारें जिसके पार, इस दीवारों के उस पार जब नंबरों का गणित देखा जाएगा तो राजस्थान की राजनीति में हम बहुत बड़ा बदलाव देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ सौरभ, अगर मैं एक बात जोड़ूं, देखिए 22 साल हो गए जिसमें से अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के अलावा और कोई नेता ही नहीं उभर कर आया मुख्यमंत्री की जगह पर। अभी ऐसे भी बहुत कम राज्य है, केवल 2 नेता इस तरह की ऑल्टरनेट राजनीति करते हैं, जिसमें जो लक्ष्मीकांत जी ने कहा बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं हम 2 पार्टी स्टेबल सिस्टम ऊपर से देखते हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? अंदर ये हो रहा है कि आपने देखा होगा हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से अपने आप को एक तरह से एक जाट नेता की तरह से, ही इज द कस्टोडियन ऑफ कोर्स, जैसे आपने कहा ही इज द कस्टोडियन ऑफ जाट वोट्स, तो इसीलिए वो वसुंधरा को चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि क्या हो रहा है कि आप देखिए कितने इंडिपेंडेंट चुनकर आए, कई उसमें से कांग्रेस के बागी थे। अब कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने उनको वहां रखा था सचिन पायलट को कमजोर कर। जो भी हो, राजस्थान की राजनीति में जमीन पर जाति को लेकर, पार्टी को लेकर, किसी एक व्यक्ति को लेकर एक उथल पुथल हो रही है। ऊपर से लगता है गहलोत बनाम, एक जमाने में गहलोत बनाम वसुंधरा था, फिर अब बन गया गहलोत वर्सेस पायलट। हम व्यक्ति को देखते हैं, लेकिन क्या हो रहा है मुझे लगता है ऐसे राज्यों में लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं जमीनी बदलाव, और ये जमीनी बदलाव बहुत दिनों से नहीं हो पाया, और ऐसे राज्यों में जहां नहीं हो पाया है लोग मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम एक ये जो
टू लीडर सिस्टम है या टू पार्टी सिस्टम है, उसमें एक कहीं बदलाव लाया। बीजेपी को भी बदलना पड़ेगा, नई बीजेपी लानी पड़ेगी राजस्थान में, जिस तरह से कांग्रेस को पोस्ट गेहलोत कांग्रेस की तरफ देखना ही बीजेपी पड़ेगा। का रोड, राजदीप, बीजेपी का जो रोड मैप है वो बहुत क्लियर है। आप कांग्रेस मुक्त भारत है, वो कांग्रेस मुक्त भारत है और एक नहीं, अरे ये आप रैली के जुमले और प्लानिंग तो अलग अलग चीजें होती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी ने अपनी लीडरशिप पे राजस्थान में ऑलरेडी न सिर्फ काम किया बल्कि उनको इवॉल्व भी कर दिया। लक्ष्मीपति जी, राजस्थान की नई लीडरशिप क्या है? इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो राजेश जी ने उठाया कि एक तीसरी ताकत का यहाँ पर बड़ा स्कोप है। इससे तो एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूँ। 13 निर्दलीय विधायक हैं किसी स्टेट में, आपने देखे 13 निर्दलीय विधायक, 3 जो आरएलपी के हैं, 16 विधायक हैं जो 3 अगर आरएलपी के हैं तो 13 निर्दलीय हैं, 16 विधायक हैं। 16 विधायक किसी भी सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जो 6 महीने बाद या 8 महीने बाद राजस्थान की राजनीति में ये बदलाव दिखेगा। और मैं बता रहा हूँ कि अगर बहुमत मिल भी जाता है गहलोत साहब को, बावजूद इसके चुनाव वापस जाएंगे। राजस्थान में अब मतलब लोकतंत्र की जो 2 पार्टी सिस्टम की नींव हिल चुकी है और इसमें एक प्रतीक के तौर पर पायलट जरूर उभर रहे हैं, लेकिन जो चेहरों की जो राजनीति है वो बदलने वाली है। और इसका एक मुख्य, मैं आपको ये एक और पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हुआ क्यों। गहलोत साहब ने सबके सामने बोला, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि 2 साल से मेरी और पायलट के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है। अब आप देखिए कि पार्टी के अंदर एक कैसा संकट है। इस कांग्रेस पार्टी के भीतर 2 डिप्टी सीएम और सीएम 2 महीने से बातचीत नहीं कर रहे हैं। डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष 2 साल से बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो इसका एक बड़ा श्रेय ये जाता है कि जो कांग्रेस के जो प्रभारी हैं राजस्थान के, जो बड़े बड़े दिल्ली से आते हैं, जो चुने प्रभारी हैं, वो क्या कर रहे हैं यहाँ बैठकर? क्या वो इन दोनों के बीच उनकी क्या भूमिकाएं हैं? और दूसरी चीज राजदीप जी और लक्ष्मीपति जी, दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस का जो सोकॉल्ड आला कमान है, अगर है ये वो आप देखिए पिछले 1 हफ्ते से क्या कर रहा है। मतलब वो तो कहीं मैदान में ये नहीं, देखिए ये बात मैं बड़ी बात कहने वाला था। देखिए कांग्रेस का एक तरह से आप कह सकते हैं, कांग्रेस राजस्थान जैसे राज्य को अपने आप को एक गढ़ मानती थी। अब देखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की परसेंटेज चली गई 8-10% तक, लेकिन राजस्थान, महाराष्ट्र, इन राज्यों में कांग्रेस ऑलवेज प्लस 35%, 40% प्लस की पार्टी है। अब ऐसे राज्य में जहां आपका एक बेस है, वहां भी अगर आप दखल नहीं देंगे, वहां जो 18 महीनों से जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत में तनातनी चल रही थी, उसमें आप दखल अंदाजी नहीं देंगे, आप डिसिप्लिन एनफोर्स नहीं करेंगे, तो ये होना ही था। तो कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में भी उथल पुथल जमीन पर है, लेकिन कांग्रेस में जो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कि ये पार्टी रहेगी नहीं रहेगी, ये बड़ा जो क्राइसिस पार्टी में, जो आईसीयू में कांग्रेस बैठी हुई है और हाई कमांड इतनी कमजोर हो गई है कि वो डिसिप्लिन भी नहीं कर पाती है, ये वजह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई यहां तक आ गई। नहीं तो वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जाती है। राजदीप जी, आप कह रहे हैं हाईकमान कमजोर हो गया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हाईकमान है कहाँ? अशोक गहलोत किसी हाईकमान की सुन नहीं रहे, सिर्फ इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हाईकमान जो पायलट की हाईकमान सुन नहीं रहा है। बिल्कुल, देखिए सौरभ भाई, जब पहले इस तरह से कांग्रेस में हुआ करता था तो क्या होता था, 2 व्यक्तियों के बीच में जब लड़ाई होती थी, तीसरा कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता था। ये महाराष्ट्र में कई बार हुआ, वसंत दादा पाटिल हो एक तरफ या शरद पवार हो, कोई तीसरा व्यक्ति आप रखते थे। इंदिरा गांधी ने कई ऐसे रिमोट कंट्रोल, जो दोनों को स्वीकार हो, हाँ, जो या तो स्वीकार ना हो या कम से कम हाई कमांड को स्वीकार हो, ऐसे व्यक्ति को आप वहां रखते थे, जो आप एक तरह से वहां के दोनों नेताओं को एक मैसेज दे रहे थे। अब ये भी होता था राजदीप जी जब हाईकमांड पावरफुल होता था, अभी तो सही, वही तो है। आज कांग्रेस का हाईकमांड वो भी नहीं कर सकता है। आज अगर कांग्रेस का हाईकमांड अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दिल्ली बुलाए, सोनिया गांधी के घर बुलाए, 10 जनपद और कहे देखिए बहुत हो चुकी लड़ाई, हम किसी तीसरे व्यक्ति को भेज रहे हैं, अरे वो कह ही नहीं सकते हैं। उतनी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी हुआ करती थी, राजनीतिक एक ताकत थी, वो भी नहीं है। राहुल गांधी अपने वीडियोस कर रहे हैं और मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में बैठकर, घर में बैठकर ट्वीट कर रही है यूपी के बारे में, और सोनिया गांधी ने कुछ नहीं कहा इस पूरे मामले पर। तो एक तरह से अहमद पटेल जी को कहा गया है आप ये क्राइसिस मैनेज कीजिए। अब अहमद पटेल जी को एक तरह से अशोक गहलोत के साथ जोड़ा जाता है, सचिन पायलट कह रहे हैं वो अशोक गहलोत के आदमी है। तो फिर ऐसी स्थिति में जहां आप सचिन पायलट को भी कंट्रोल नहीं कर पाते,
अशोक गहलोत को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, तो ये कांग्रेस की भी समस्या है। 20 साल पहले अगर इसी स्थिति होती तो कांग्रेस का कोई एक निर्णय, किसको आप भेजते हैं आज? केसी वेणुगोपाल। क्या आपको लगता है केसी वेणुगोपाल राजस्थान की राजनीति जानता है? वहां से राज्यसभा भले ही हो और राहुल गांधी का करीबी हो, कैन ही रिजॉल्व राजस्थान? ये जो व्यक्ति अजय माकन हो, रणदीप सुरजेवाला हो, अपने लेवल पर अच्छे स्पोक्स पर्सन हो गए, बट दे कैन नॉट सॉल्व राजस्थान क्राइसिस। अविनाश पांडे कहां? ये कांग्रेस की दुविधा है। कौन वो नेता है जो आज जाकर एक रूम में पायलट गहलोत को बिठाता है, कहता है बहुत हो चुका, अगर आपको रहना है रह जाइए, नहीं तो हम तीसरे व्यक्ति को बनाते हैं मुख्यमंत्री। सीपी जोशी बन जाते हैं कल, उनका भी सपना है कई सालों से। बिल्कुल बिल्कुल राजदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। लक्ष्मण जी बिल्कुल, राजदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर्यवेक्षक के नाम पर जो मतलब पैराशूटी पर एक पर्यवेक्षक जो आते हैं, उन्होंने राजस्थान की राजनीति को सबसे ज्यादा नुकसान किया है। बीजेपी बिल्कुल प्लानिंग से काम कर रही है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने पूरी पटकथा लिखी हुई है। 6 महीने पहले लगता है उन्होंने कोई पटकथा लिख दी थी, आज रोज उसमें नए नए किरदार सिर्फ जुड़ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। राजदीप जी बहुत पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन मतलब जो बीजेपी जिस प्लानिंग से काम कर रही है, बिल्कुल कांग्रेस के उस भविष्य को खत्म करना चाहती है जो आने वाले दिनों में बीजेपी को चुनौती दे सकती है। वो उस पूरे कांग्रेस के उन नेताओं को खत्म कर देना चाहती है जो उनको चुनौती दे सकते हैं। आपने देखा मध्य प्रदेश में क्या हुआ, ज्योतिरादित्य चले गए और आज की डेट में वहां रोज कांग्रेस में भगदड़ मची है। रोज नया विधायक जो है बीजेपी को ज्वाइन कर रहा है, वहां पर हर हफ्ते विधायक इस्तीफा दे रहा है। सही कह रहे हैं। पायलट जो है पायलट इस कड़ी का दूसरा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा इसमें दीपेंद्र हुड्डा हो सकते हैं, जतिन प्रसाद हो सकते हैं, मिलिंद देवड़ा हो सकते हैं। ये सारी कड़ी है। संकट ये खड़ा ये हो गया कांग्रेस के अंदर। बिल्कुल राजदीप जी बहुत सही समझ रहे हैं कि वो एक मतलब वो एक ये समझ में नहीं आया वो किस एक सांस्कृतिक थकान के दौर से गुजर रही है। वो मतलब एक अतीत जीवी हो गई है। उसको लगता है कि जो चल रहा है वो ऐसे ही चलेगा, जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। गांव देहात में नहीं होते थे, पुराने जमींदार हैं, अब हाथी नहीं बचा खूंटा बचा है और बस कहानियां पे बैठे कि साहब हमारे दादाजी के यहाँ तो 4 हाथी बंधे रहते थे, अब खूंटे। किसी ने, एक कांग्रेस के मिडिल लेवल नेता ने कहा मुझे कि उन्होंने ये बात रखी जो आप कह रहे हैं कि कुछ तो करिए। तो एक सीनियर नेता ने कहा जिनको जाना है वो जाने दीजिए, हम विचारधारा पर लड़ेंगे। अरे कांग्रेस कहाँ इतने सालों की विचारधारा की पार्टी है? कांग्रेस सत्ता की पार्टी है। कांग्रेस जानती है सत्ता का कैसे अच्छा या बुरा उपयोग करना है। लेकिन कांग्रेस जो है वो आज कह रही है एनजीओ की तरह हम विचारधारा की, अच्छा है विचारधारा चाहिए आपको, बट बगैर सत्ता क्या करोगे? आज की तारीख में मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, कहीं कांग्रेस ने उस कम से कम ये तो मानना पड़ेगा अशोक गहलोत के लिए। इसीलिए अशोक गहलोत ने कहा मैं लड़ता हूं। एक मानना पड़ेगा उस व्यक्ति ने कि उसने कहा चलो मैं टक्कर देता हूं अमित शाह। अरे तो कोई ऐसी सत्ता थोड़ी ना गंवा देगा, 12 साल का मुख्यमंत्री है। नहीं, पर वो कोशिश तो कर रहा है कम से कम। उसने उतना दम तो दिखाया कि मैं, अगर उतना दम अगर कांग्रेस का हाई कमांड दिखाता तो गहलोत की सरकार 100% बच। यूं होता तो क्या होता? चलिए राजदीप जी समय एक मिनट, आपको लगता है कि सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी वाड्रा को मालूम नहीं है कि सचिन पायलट कहाँ रह रहा है दिल्ली में? जाइए उसके घर, बैठिए उसके साथ, बात कर लिए, खत्म करिए। ये क्या है कि सचिन को हमारे घर आना है? हिमालयन ईगो का क्या होगा कि हम आला कपड़े लोग हमारे पास चल के आते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। इफ यू वांट टू सेव योर गवर्नमेंट, अगर आप अपनी सरकार वाकई बचाना चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और सही कहा लक्ष्मी जी ने कि बीजेपी प्लानिंग से चलती है हर चीज पर। राज्यसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, बड़े प्लानिंग से चलती है। अभी येडियुरप्पा की सरकार है वहां कर्नाटक, बीजेपी अभी भी प्लान कर रही है पोस्ट येडियुरप्पा सिनेरियो क्या होगा वहां। ये प्लानिंग चल रही है वहां। और यहाँ राजस्थान में कांग्रेस ये भी नहीं तय कर पा रही है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट का ये जो झगड़ा है उसे कैसे सुलझाया जाए, और 24 महीनों से यही स्थिति है वहां। और बिल्कुल सही राजदीप जी बिल्कुल सही कहा कि गहलोत को आलाकमान ने यहाँ अकेला छोड़ दिया, आप लड़िए। बताए वो व्यक्ति अकेला कहाँ है? बातचीत होती रहेगी। आप लोग, राजदीप जी समय की कमी है, मैं आपको रोकूंगा जैसे आप अपने गेस्ट को रोकते हैं टीवी शो में। कम से कम लड़ रहे हैं, कम से कम लड़ रहे हैं। राजदीप जी समय की कमी, हे भगवान, आप कैसे अपने उनको पैनलिस्ट को रोकते हैं? आप डांटते हैं उनको अपने टीवी शो में राजदीप जी? नहीं, मैं पैनलिस्ट को डांटता नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम समय की कमी है। सर एक लास्ट पॉइंट, शरद पवार महाराष्ट्र में जब चुनाव लड़े, आप जानते हैं
लास्ट तक वही आज अगर कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना सरकार है, किसकी वजह से? उस एक आदमी से। और जो संजय राउत वगैरह थे वो फाइट करने के लिए तैयार थे। कोई कांग्रेस नेता तो नहीं था उसमें, वो तो सब बाहर रहे। अब सत्ता की मलाई ले लेना चाहते हैं वहां महाराष्ट्र में। अब राजस्थान में अगर आपको सरकार बचानी है तो फाइट करिए। कम से कम अहमद पटेल जो है, भले ही उनकी तबीयत उतनी अच्छी नहीं रहती, या अशोक गहलोत जो है वो लड़ तो रहे हैं, कोई तो लड़ रहा है। बाकी आपको लगता है कि केसी वेणुगोपाल कैन रियली कंट्रोल राजस्थान? ये क्या है? कहां आप केसी वेणुगोपाल को वहां भेज रहे हैं टू क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए? क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए वाकई जिसकी पॉलिटिकल छप्पन की छाती हो। बिल्कुल सही कहा कि पिछले 2 सालों से आप देखेंगे कि बीजेपी पे अकेला हमला अशोक गहलोत कर रहे हैं पिछले 2 साल से, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे अमित शाह हो। बीजेपी पे पूरी पॉलिटिकल जो नैरेटिव है जो अशोक गहलोत का चलाया हुआ है कि सिर्फ वही हमला कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर, क्योंकि राजदीप ने देखा है वो अकेला व्यक्ति ही बीजेपी से लड़ा है इस वक्त पार्टी के अंदर। चलिए, इस लड़ाई का जो भी अंजाम रहेगा हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। लक्ष्मीपंत जी, आप इस पूरी बातचीत में जुड़े, आपका व्यस्त दिन है, अभी राजस्थान के पत्रकारों के बहुत दिन है, आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। असम की स्थिति पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं गुवाहाटी से वरिष्ठ पत्रकार राजदीप बायलू। तो अब 2 राजदीप हो गए हैं, राजदीप सरदेसाई और राजदीप। अरे वाह, बहुत बहुत स्वागत है राजदीप जी। माइनॉरिटी में है आज। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राजदीप जी, आप गुवाहाटी से जुड़े हैं। असम में बाढ़ की स्थिति को लेकर लगातार चिंताजनक खबरें आ रही हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इस वक्त हालात क्या हैं राज्य के? देखिए सौरभ जी, हालात तो बहुत गंभीर है। अभी तकरीबन 93 लोगों की 93 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है इस बाढ़ में। 3rd फेज में है अभी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि तकरीबन 26 डिस्ट्रिक्ट आज भी बाढ़ की लपेट में है असम में। और जहां तक यहाँ के पॉपुलेशन का हिसाब है तो 28 लाख लोग अभी इस बाढ़ से प्रभावित है। अच्छा, एक सवाल है जो बार बार लोग पूछ रहे हैं कि हर साल बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ के स्थायी उपाय, परमानेंट सॉल्यूशन की बात की जाती है, क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं? कई लोग कहते हैं कि नदी का एक इकोसिस्टम है, इंसानों ने नदी के इर्द गिर्द इलाकों को एनक्रोच कर लिया है डेवलपमेंट के नाम पर, और इसलिए ये बाढ़ इतनी विकराल हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि रिजर्वॉयर ठीक से नहीं बनाए गए। कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मपुत्रा के बेसिन के जितने भी कंट्री हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, भूटान है और चाइना है, चारों लोगों को मिलकर एफर्ट करना पड़ेगा तब होगा। तो बहुत अलग अलग राय आती है, आपका क्या सोचना है? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये बाढ़ की जो समस्या है असम में, इसको अभी तक जो पॉलिसी है उसके हिसाब से हम अगर इसके ऊपर चर्चा करें तो लगेगा कि इसको मैनेज किया जा रहा है। सोल्यूशन के नाम पे फिलहाल तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फिलहाल तक सोल्यूशन के मामले में ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि तकरीबन 4773 किलोमीटर असम में ये एम्बैंकमेंट जो है, जो डाइक बोलते हैं हम, एम्बैंकमेंट बनाए गए थे 1954 से लेके आज के डेट तक जितने भी थे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 1954 से 60 तक जितने भी एम्बैंकमेंट बनाए गए हैं वही है अभी तक। और फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम ही हो रहा है यहाँ पे। फ्लड का जो सोल्यूशन है बड़े स्तर पे इसको लेके जाना होगा, जो अभी तक लोगों का यहाँ पे डिमांड है। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का हो, असम के जो भी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबका ये मानना है कि इसको एक नेशनल डिजास्टर और राष्ट्रीय समस्या के तहत इसके ऊपर काम किया जाए, अमल किया जाए, जो कि अभी तक नहीं हो पा रहा है। और हम ये सरकार से ये आह्वान कर सकते हैं कि इसके ऊपर काम किया जाए। राजदीप जी, आपको लगता है कि देश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, पिछले 6-7 साल से भाजपा की सरकार है, 6 साल से, पहले भी एनडीए की सरकार रही, दूसरे दलों की भी रही, कि बाढ़ को लेकर, खासतौर पर असम की बाढ़ को लेकर कोई लॉन्ग लास्टिंग इंटीग्रेटेड प्लान नहीं मिला है, एक किस्म का एडहॉकिज्म रहा है? और क्या ये इसलिए है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट संख्या बल में उतने नहीं है और डेमोक्रेसी में संख्या की ज्यादा सुनी जाती है? देखिए, सच्चाई ये है कि मुझे अच्छा पहले लगता है कि आप लल्लन टॉप में कवर कर रहे हैं। मेरी हमेशा ये तकरार रही है कि हम नेशनल मीडिया में नॉर्थ ईस्ट को एक तरह से सौतेले भाई का जिस तरह से व्यवहार होता है वैसे होता है। हम जब बाढ़ आती है,
हम हमेशा कहते हैं अरे ये हर साल आती है, जैसे ये एनुअल रिचुअल है, इसलिए हर साल आती है, इसलिए ज्यादा कवरेज की जरूरत नहीं है। अब वही जो माइंडसेट जो पत्रकारों में है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे जो पॉलिसी मेकर्स में भी रहा है, खास करके जो दिल्ली में बैठे हुए हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इसके कोई आसान कोई सोल्यूशन भी नहीं। मैंने कई लोगों से बात की पिछले दिनों से, हमने 2-3 प्रोग्राम किए इस पर, और हर व्यक्ति मुझे कहता है कि देखिए कोई आसान लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसमें नहीं है। और क्योंकि आसान कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, इसलिए लोग शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ढूंढते हैं। चलिए एक एम्बैंकमेंट बांध दीजिए, एक कॉन्ट्रैक्टर का नेक्सस है, कॉन्ट्रैक्टर जो वहां है, जो एम्बैंकमेंट बांधते हैं, वहां के जो लोकल नेता है, वहां में ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ये एम्बैंकमेंट बनते हैं। अब एम्बैंकमेंट से वो प्रॉब्लम नहीं सुलझाया जा सकता। आपने बड़ी बात कही कि चीन, भारत, बांग्लादेश सब एक साथ आ जाए। अरे बॉस, कहाँ होगा इस देश में ये? यहाँ ये आपको वाकई लगता है आज की जो ये तनाव का माहौल है उसपे चीन, भारत और बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र पर बात करेगा? हालांकि करना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। सर, आप हर साल आपके लाखों नागरिक प्रभावित हो रहे हैं, करोड़ों की संख्या में आपके संसाधनों का नुकसान हो रहा है, ये तो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए ना। मेरे देश का नागरिक अगर परेशान हो रहा है तो मैं बात करूंगा ना उसके लिए। बिल्कुल सर, और मैं एक बिहार के लिए नेपाल से बात करूंगा, असम। बिल्कुल सर, लेकिन होना चाहिए। देखिए दो बातें, एक तो हमें मानना पड़ेगा नरेंद्र मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ ज्यादा करने की कोशिश की। मोदी जी की एक उपलब्धि यह है कि उन्होंने वाकई कोशिश की उनकी सरकार ने, लेकिन इसके बावजूद इस मुद्दे पर किसी ने उस गंभीरता से लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पर, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन केवल एक सरकार तक सीमित नहीं हो सकता, सरकारें बदलती जाएगी। भारत, बांग्लादेश और चीन के बीच एक ब्रह्मपुत्र रिवर वैली पर एक अथॉरिटी बननी चाहिए थी अब तक, जिस पर आप काम करते, किस तरह के डैम्स बनाने हैं, क्या करना है, ये बनी नहीं है। क्योंकि भारत और चीन के बीच में क्या इन सब, यही तो हमारी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। आपने सही कहा कि इन चीजों पर हमने ध्यान देना चाहिए। इतने लाखों लोगों को संकट हर साल होता है, लेकिन हमारी सरकारों की विफलता है ये। हम 21वीं सदी में ये नहीं कह सकते, जो हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मंत्री है, मेरे प्रोग्राम पे कुछ दिनों पहले कहा, राजदीप, देयर आर नो इजी सॉल्यूशंस, वी नीड अ साइंटिफिक सॉल्यूशन। ही इज राइट, पर 2020 में आप साइंटिफिक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं जो 60 साल पहले होना चाहिए। मैं पूछ लेता हूँ राजदीप बरुआ जी, मेरे आपसे 2 सवाल है। पहला सवाल ये है, मौजूदा जो सर्बानंद सोनोवाल की सरकार है, क्या ये भी पिछली सरकारों की तरह इंस्टेंट रिलीफ पे फोकस कर रही है, या इन्होंने कोई लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन खोजा है जैसा हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया? जी, मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, ज्यादा कांग्रेस का सरकार रहा, और ये जैसे कि राजदीप जी ने कहा, आज का ये नहीं है, ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या तकरीबन 7 साल पहले से। तो 1954 में ये बनाया गया था एग्री, मतलब यहाँ पे एग्री डाइट जैसे करके यहाँ पे ये सिलसिला शुरू हुआ, और खेती के संसाधनों से निपटने के लिए या उसके साथ जूझने के लिए या उसको बचाने के लिए ये शुरुआत हुआ था। लेकिन आज के डेट में क्या है? आज के डेट में आप देखिए कि वही 4773 किलोमीटर जो डाइट है वही है, ज्यादातर मोर देन 800 किलोमीटर तकरीबन डाइट जो एम्बैंकमेंट है, 800 किलोमीटर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, बाकी सब तो बिल्कुल टूट चुके हैं। 8 अभी जो थर्ड फेज में है, इसमें 8 ऐसी डाइट है या बांध है जो टूट चुका है यहाँ पे। और मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल जो हमने खबर की, तो फिलहाल की जो सर्बानंद सोनोवाल की जो सरकार है, तो एक प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी दिया गया है या बातचीत हो रहा है इसके ऊपर, रोड कम एम्बैंकमेंट, क्योंकि ये बहुत पुराना है। अभी देखिए, अभी बात सही है कि अभी जैसे कि प्रॉब्लम शुरू होता है तो तुरंत निपटने के लिए पैसे रिलीज होते हैं, उन पैसों से वहां पे डाइट फिर उसको मरम्मत किया जाता है, लेकिन वो बाद में जाके अगले साल फिर वो टूटेगा। ये सिलसिला आज का नहीं है, 7 साल पहले से। ये वही एडवोकेटिज्म वाली बात हो गई। परफेक्ट सोल्यूशन जो है उसमें बड़े स्तर पर काम करना होगा, और सरकार से यही अपील सबका है कि आप जैसे कि अभी आप लोग प्रपोजल भेजोगे, काम होगा। लेकिन ये बात भी कहना पड़ेगा कि मोदी सरकार के आने के बाद पहले की तुलना में थोड़ा बहुत तो इसके ऊपर ध्यान दिया गया है, ये तो बात सही है।
लेकिन पहले क्या हुआ था, ब्रह्मपुत्र बोर्ड था, ब्रह्मपुत्र बोर्ड में वो करप्शन के लिए वो बहुत ही बदनाम है। अभी जैसे कि गंगा आयोग है, उसी हिसाब से यहाँ के लोगों का कहना है कि ये हर साल बाढ़ आती है, हर साल लोगों का मौत होता है, हर साल लोग बेघर होते हैं, हर साल 80 स्क्वायर किलोमीटर जो जमीन है वो ब्रह्मपुत्र उसको निकल जाता है। तो ऐसे करके आसाम रहेगा कभी, माजुली रहेगा कभी, बाकी जो इलाके हैं वो रहेगा कभी, नहीं बच पाएगा। वही सबसे बड़ी बात है। तो परमानेंट सोल्यूशन ये नीड ऑफ द आवर है, और केंद्र सरकार को हो, राज्य सरकार को हो, इसके ऊपर बहुत ही गंभीरता से बातचीत करना है। और जो रोड कम एम्बैंकमेंट का बात अभी चल रहा है वो भी जोरों शोरों से यहाँ पे शुरू करना चाहिए। जी राजदीप सरदेसाई जी बताइए। मैं आपसे एक बड़ी बात आज कहना चाहता हूँ, और मेरी पर्सनल बात है। मेरे वाइफ के भाई कजिन जो है संजय घोष, वो एक एक्टिविस्ट थे, बड़े अच्छे एक्टिविस्ट थे। पहले उन्होंने राजस्थान में काम किया था 90 के दशक में, बहुत अच्छा काम किया था चरखा करके। फिर वो असम चले गए। माजुली एक वहां एक द्वीप आइलैंड है जहां सबसे ज्यादा इस तरह के जो एम्बैंकमेंट्स जो ब्रह्मपुत्र की वजह में से खत्म हो जाते हैं, वहां लोगों की दुविधा बहुत है, संकट बहुत होता है, हर साल बाढ़ आता है। संजय ने कोशिश की वहां के लोकल कम्युनिटीज के साथ एक प्रोजेक्ट तैयार करना कि किस तरह से हम माजुली को बचा सकते हैं। क्या हुआ, उस व्यक्ति को, आदर्शवादी व्यक्ति को, उसको उल्फा ने किडनैप किया और आज तक उसकी बॉडी नहीं मिली है। सवाल यह है कि जब कोई व्यक्ति वहां जाता है और वहां काम करने की कोशिश करता है, वहां लोकल लेवल पर जो कॉन्ट्रैक्टर माफिया था, शायद उन्होंने एक तरह से उल्फा के साथ वो जुड़े हुए थे, उस व्यक्ति को कुछ जान खोनी पड़ी। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि आज की तारीख में अगर हमारी सरकार वहां नहीं जाएगी और उस तरह से, मुझे लगता है ये लोकल कम्युनिटीज के जरिए ही करना पड़ेगा। हमने क्या किया है, हम चलो बड़ा बांध कहीं बांधते हैं, बिग डैम्स करते हैं, बिग डैम से ये सोल्यूशन नहीं बन सकता है। ये लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा आपको, और उनको कहीं ना कहीं हम सरकारें विफल रही है उनको इन्वॉल्व करने, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति है। आप जानिए, एम्बैंकमेंट इज वोट बैंक। राजदीप बरुआ जी, मेरा आपसे ये आखिरी सवाल है, अगले साल अगर चीजें सामान्य रहती हैं तो असम में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। क्या असम में वाटर मैनेजमेंट और फ्लड मैनेजमेंट एक बड़ा पोल इशू बनता है या नहीं? देखिए, जहां तक वोट बैंक पॉलिटिक्स का सवाल है, ये इतना कारगर साबित नहीं हो रहा है यहाँ पे आसाम में, क्योंकि ये फ्लड जो है, फ्लड के ऊपर लोग जो अभी लोग यहाँ पे हैं, अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जो राजदीप सरदेसाई जी ने कहा कि माजुली के ऊपर, संजय घोष जी के ऊपर जो भी वहां पे हुआ था, उनको लेके जो भी वारदात हुए थे, तब हम सब दुखी हैं, पूरे माजुली के लोग, पूरा आसाम के लोग दुखी हैं, वो अलग चीज है। लेकिन फिलहाल जो माहौल है वो माहौल उस समय जैसा माहौल नहीं है। अभी आसाम का लोगों का डिमांड है या इसको एक नेशनल एक डिजास्टर वो मान्यता दी जाए, ताकि बड़े अमाउंट यहाँ पे खर्च कर सके। और ये 1-2 दिन में होने वाला चीज नहीं, तकरीबन प्लानिंग ऐसा होना पड़ेगा कि अगले 10 साल तक आप इसको खत्म करेंगे, अगले 10 साल तक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लेंगे, और ये इंटीग्रेटेड एक प्रोजेक्ट के तहत काम होगा। रोड कम एम्बैंकमेंट होना चाहिए यहाँ पे, और जो भी छोटे छोटे अगर बांध इस पे लगाना पड़े, छोटे छोटे बांध, कुछ चीजें जिनसे इंस्टेंट सॉल्यूशन मिले और कुछ चीजें जो लॉन्ग लास्टिंग हो, मतलब दोनों बिल्कुल एक साथ काम। जी, और ये एक मैनेजमेंट पॉलिसी बिल्कुल साफ होना चाहिए इसमें। ये चुनाव, नहीं, आपने कहा अगले साल चुनाव होगा, आप जानिए चुनाव के टाइम क्या होगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी, बांग्लादेशी रेफ्यूजी, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये बदरुद्दीन अजमल की पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, किसका अलायंस किसके साथ है। ये ट्रेजेडी है इस देश की, ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है ना। दुविधा ये है कि ये जो असली जनता के मुद्दे हैं वो चुनावी मुद्दे उस लेवल तक नहीं बनते, क्योंकि किसके पास लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। सौरभ, रिवर मैनेजमेंट के पास भी नहीं है, सही बोला सर आपने। रिवर मैनेजमेंट नीड्स लॉन्ग टर्म विजन। ये कोई ये नहीं है कि अगला चुनाव जीतना है, आप लॉन्ग टर्म विजन लेके आइए। इट्स अ चैलेंज। मुझे लगता है अगर वाकई मोदी जी नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ करना चाहते हो, जैसे मैंने कहा उन्होंने कोशिश पहल तो की है, तो इस पर ध्यान दें। दिस इज द टाइम एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। राजदीप बरुआ, आप हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं नगरी के तीसरे विषय की तरफ, जो बिहार की बाढ़, कोरोना की स्थिति और सियासत से जुड़ा है।
नेता नगरी की तीसरी सुर्खी जुड़ी है बिहार से, जो बाढ़ से जूझ रहा है, कोरोना से जूझ रहा है और सियासत से जूझ रहा है। मैं जानबूझ के कह रहा हूं सियासत से जूझ रहा है, क्योंकि इस वक्त बिहार की स्थिति ऐसी नहीं है कि सब लोग पॉलिटिक्स करें और सब लोग चुनाव की तैयारियों में जुटे रहे, क्योंकि तब सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां होती है। बिहार में इस वक्त कोरोना की स्थिति क्या है, ये जानने के लिए हमने दरख्वास्त की इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार अंकित त्यागी से, जो इस वक्त पटना में है। अंकित, कहाँ हैं आप? पीछे मंजर कुछ पेड़ वगैरह दिख रहे हैं। जी, मैं पटना में हूँ और पिछले हफ्ते से हम लोग लगातार जो पटना के अस्पतालों की बदहाली है वो दिखा रहे हैं। और आज मुझे लगा कि अस्पताल में जब लोगों को निग्लेक्ट कर दिया जाता है, उन्हें मेडिसिन नहीं मिलती है, उनको कोई पूछताछ नहीं करता, तो लोग दम तोड़ देते हैं। हमने एक स्टोरी देखी जिसमें डॉक्टर के इंतजार में ही एक व्यक्ति मर गए और उनको फिर लेकर आया जाता है कोविड डेडिकेटेड शमशान घाट पे। मैं इस समय एक कोविड डेडिकेटेड शमशान घाट पे हूँ, जहाँ पर जो भी प्रोटोकॉल आप सोच सकते हैं उनमें से कोई भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपना कैमरा घुमाकर आपको एक बार थोड़ा उसका दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन है। ये बांस घाट का शमशान घाट है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम होना चाहिए, जहाँ पर कोविड-19 बॉडीज जो हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने की सुविधा होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम 15 दिनों से खराब पड़ा है। जो लकड़ी से जिस तरह से दाह संस्कार होता है उस तरह से हो रहा है। और आप चारों तरफ देखेंगे, एक भी कर्मचारी जो है यहाँ पर ना ग्लव्स पहने हुए हैं, ना मास्क है, ना पीपीई किट है। जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनके पास भी ऐसी कोई सुविधा नहीं है। एक दिन में 17 से 18 बॉडीज यहाँ पर लाई जा रही हैं, एम्बुलेंस में लाद के लाई जाती है, यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, पीपीई किट चारों तरफ बिखरी पड़ी हुई है और एक भी कर्मचारी यहाँ पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने ग्लव्स, मास्क या और कोई कुछ भी लगाया हुआ हो। ना सिर्फ ये उनके लिए बहुत बड़ा संक्रमण का खतरा है, वो घर जाते हैं, अपने इलाकों में जाते हैं, वहां पे संक्रमण का खतरा है। और सौरभ, पिछले कम से कम 10 दिनों से जो रिपोर्टिंग करी उसमें ये जरूर देखा कि लोगों का जो सरकार है उस पर कोई विश्वास नहीं है। वो खुद ही मान चुके हैं कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, जो करना है खुद करो, क्योंकि सरकार ना तो सुनती है ना। नीतीश कुमार पिछले 125 दिनों से, जब से कोरोना में लड़ाई शुरू हुई है, अपने घर से बाहर निकले हैं। सुशील मोदी खुद कैद हैं। हमारी रिपोर्टिंग के बाद 4 महीने में पहली बार मंगल पांडे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो पहली डेडिकेटेड अस्पताल है। तो बिहार में इस समय बाहर तो नहीं है, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़कर चल रहा है। जैसे जैसे जो फ्लड और कोविड है, दोनों का सामना कर रही है जनता। राजदीप, मेरा आपसे पॉइंटेड सवाल है, समय की कमी है। बिहार में फ्लड से बुरी स्थिति हर साल होती है, कोविड से क्या स्थिति है? अंकित अपने अनुभव बता रहे हैं, हम लोग लगातार और भी मीडिया में देख रहे हैं। नीतीश कुमार क्या एक मुख्यमंत्री के तौर पर पूरी तरह से विफल नहीं हो चुके हैं? राजदीप सरदेसाई सर, ये सवाल आपने पिछले हफ्ते भी पूछा था और मैंने कहा था, देखिए, नीतीश की सरकार में जो एक समय बाहर माना जाता था वो बिहार में आज बाहर नहीं है। ये बात साफ है कि देखिए, सरकार की यंत्रणा खास करके पब्लिक हेल्थ सिस्टम को लेकर ये कई सालों तक बिहार में विफल रही है और कोविड ने ये सब उजागर किया है। देखिए, आप सीधे सवाल का हाँ या ना मैं नहीं कह सकता कि क्या आप कह रहे हैं नीतीश की सरकार बिल्कुल विफल रही है, ये कहना गलत होगा। लेकिन राजदीप जी, कैसे गलत होगा आप ये बताइए। वो आदमी 15 साल से राज्य का मुख्यमंत्री है, वो सुशासन का दावा देकर आया। राज्य में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है आप देख नहीं रहे हैं? किस तरीके के वीडियो आ रहे हैं कि देख के दिल दहल जाता है। अधिकारी हो, डॉक्टर हो, ये पटना की स्थिति आप सोचिए, अंदरूनी मुल्कों, अंदरूनी गांव में क्या स्थिति होगी। सौरभ भाई, अगर आपने कहा कि कोविड को लेकर क्या नीतीश जी की सरकार विफल रही है, तो उसका जवाब है हाँ। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य की जो मौजूदा स्थिति है उसको देखकर पूरी तरह विफल है सरकार। और देखिए, मैंने जब कहा कि हम नीतीश जी को 15 साल के पूरे युग से देखें तो बात अलग है, लेकिन अगर आप आज की तारीख में केवल कोविड की जिस तरह से बिहार ने तैयारी की है, तो मैं कहूंगा बिहार इज अ कंप्लीट फेलियर। और मेरा ये कहना, 2 हफ्ते पहले अंकित के जाने के पहले हमने एक आधे घंटे का प्रोग्राम बिहार में किया था, जहां हमने ये संकेत दिए थे कि बिहार अगले बड़ा एक संकट हो सकता है कोविड को लेकर। तब लोगों ने कहा, किसी एक बिहार के एक नेता ने मुझे कहा कि आप बिहार को हमेशा बदनाम करना चाहते हो। अरे सच्चाई ये है। मैं आपकी मंतव्य समझ गया। अंकित, आपसे आखिरी सवाल, समय की कमी है। बिहार आपको विधानसभा चुनाव के लिए तैयार नजर आ रहा है कहीं से भी? अंकित, मुझे नहीं लगता, बहुत बड़ा खतरा होगा इस समय विधानसभा चुनाव कराना। लॉकडाउन में है बिहार 31 तारीख तक, पालन उसका खास हो नहीं रहा है।
टेस्टिंग धीरे धीरे बढ़ रही है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है। सौरभ, बस इस बात से कह के मैं अंत करना चाहूंगा, डबल इंजन की सरकार है, उसमें अभी इंजन दोनों गायब है। सुशील मोदी, नीतीश कुमार, दोनों इंजन गायब हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा कि किसके भरोसे बिहार को छोड़ दिया गया। 4 महीने का समय था कोविड की तैयारी में, बिल्कुल विफल रही है। इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा चुनाव में, ये देखना बाकी है। नीतीश चाहते हैं जल्दी चुनाव हो, तेजस्वी अभी चाहते नहीं है। मैं उनसे अभी मिलकर आया, उनका एक इंटरव्यू करा, वो इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत खतरा है लोगों के लिए। पर ये और एनडीए के जो सहयोगी हैं चिराग पासवान, वो भी यही बात कह रहे हैं कि अभी राज्य चुनाव के लिए तैयार नहीं। हमारे पास कई सरकारी कर्मचारियों के, उनके परिवार वालों के मैसेज आते हैं कि सर हमको इलेक्शन के काम के चक्कर में जाना पड़ रहा है, बहुत खतरा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी यहाँ से कुछ भी दूर भागलपुर में एक इलेक्शन ट्रेनिंग कैंप हुआ था, जिसमें ईवीएम का कुछ फीचर्स को डिमॉन्स्ट्रेशन और उनका ट्रेनिंग चल रहा था। उसमें से एक टीचर की मौत हो चुकी है और 30 और जो हैं वो कोविड संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में कैसे चुनाव कराएंगे और क्यों नीतीश कुमार जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं? क्या वर्चुअल रैली से ही चुनाव का काम चल जाएगा? ये समझना भी बहुत मुश्किल है। देखिए सौरभ भाई, राजदीप जी आखिरी टिप्पणी, हमारे पास आखिरी 1 मिनट है। देखिए सौरभ भाई, ये चुनाव छोड़िए, चुनाव होते रहेंगे और मुझे लगता है आज की तारीख में चुनाव नहीं होने चाहिए। 6 महीने बाद अगर आप चुनाव करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है जल्दी, मुझे अभी पता नहीं चल रहा है। ये अचानक लोकतंत्र की याद आ गई कि लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं होता, लोकतंत्र लोग से जुड़े हुए हैं, लोगों की इट्स अ वेकअप कॉल फॉर बिहार। और ये बिहार के नागरिकों के लिए भी वेकअप कॉल है कि अब आपके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़े मुद्दे होने चाहिए, और जब हो आप अपने जनप्रतिनिधियों को अकाउंटेबल भी ठहराएं। नहीं, ये बड़ी बात है। अभी आपने बड़ी बात कही कि अगर बिहार में चुनाव होना है ना, तो स्वास्थ्य पे करवाइए, शिक्षा पे लोगों ने करना नहीं, और वो भी तब करवाइए जब स्थितियां सुरक्षित हो। नहीं, मैं कह रहा हूँ जनता ने नेताओं के सामने ये मुद्दे रखे। जी बिल्कुल। आप बताइए कि स्वास्थ्य पर आप क्या कर रहे हैं? जब तक बिहार की राजनीति, ये नेता नगरी में हम लगातार आपसे कहते रहते हैं, जब तक आप अपने हिस्से का हक नहीं मांगेंगे कोई नहीं देगा। अंकित त्यागी, आप लगातार वहां से शानदार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। स्टे सेफ और थैंक यू सो मच। आप नेता आपने अंकित की स्टोरी देखी, नालंदा मेडिकल हॉस्पिटल? जी मैं लगातार देख रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बिहार के लोगों को उनके मेडिकल सिस्टम की वस्तुस्थिति बता रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। स्टे सेफ, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। नहीं, वो स्टे सेफ तो वो जरूर रहेगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि इन सब स्टोरीज के बाद क्या कुछ स्थिति बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी राजदीप जी, बिहार की जनता जागेगी, भरोसा रखिए। नेता नगरी में बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। बहुत शुक्रिया अंकित त्यागी। अगला सेगमेंट जिसमें हम लेंगे जनता के सवाल। पहला सवाल है सुमित शर्मा का। जब आप हॉट ट्रेडिंग की बात करते हैं तब आप हमेशा उन पार्टियों को क्यों ब्लेम करते हैं जो खरीद रही हैं? एमएलए इतने सस्ते क्यों हैं? उनसे भी तो पूछा जाना चाहिए कि वो बिकने के लिए तैयार क्यों हैं। बड़ी अच्छी बात है, कई सालों तक ये चल रहा है कि जब हम हमेशा इस तरह रिश्वतखोरी की बात करते हैं, केवल उस व्यक्ति की बात क्यों करते हैं जो रिश्वत देता है, उस व्यक्ति की बात क्यों नहीं करते जो रिश्वत देता है? ये बात आपकी बिल्कुल जायज है, लेकिन मेरा ये कहना है इसका मतलब नहीं है कि कुछ सही है या कुछ गलत, दोनों गलत है। जो रिश्वत देता है और जो रिश्वत देता है, दोनों के बीच में मिली भगत है, और यही तो है। ये इसमें कोई पार्टी नहीं है, सभी पार्टी। सुमित जी आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और हमें लगता है कि जब आप जनादेश लेकर आते हैं तो जिस पार्टी के सिंबल पर, जिस विचारधारा पर जनादेश लेकर आए हैं, यदि आप उससे डिगते हैं, इधर उधर होते हैं, तो दोबारा से जनादेश लेकर आना चाहिए, दुरुस्त चीज होगी। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल है शशांक जोशी का। उनका कहना है कि हम अपने आसपास के जो भी देश हैं उनसे अपने संबंध लगातार खराब करते जा रहे हैं। क्या ये हमारा जो यूएसए की तरफ इंक्लिनेशन है उसकी वजह से है? क्या ये मोदी सरकार की विफलता है, या यूपीए सरकार के दौरान में भी ऐसा था? ये विदेश नीति आ गई। हम देखिए, हमने आज मोदी सरकार की तारीफ की थी जब नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा उठा था। मोदी सरकार ने पहल की है नॉर्थ ईस्ट में स्थिति विकास की, और जो कदम उठाए अच्छे हैं, लेकिन हमारे नेबरहुड में, हमारे जो पड़ोसी देशों के साथ, फिर वो पाकिस्तान तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे हमारे जो रिश्ते खास करके नेपाल के साथ जिस तरह से बिगड़े हैं, इसमें कोई यूएस नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं आपकी ही कमजोरी रही है। और जिस तरह का से चीन का प्रभाव इस पड़ोस में बढ़ा है,
इसमें भी यूएस की कोई बात नहीं है। देखिए, मुझे लगता है मोदी जी ने पहले टर्म में यूएस में बहुत इन्वेस्ट किया कि मैं बराक ओबामा के साथ मेरी अच्छी दोस्ती, अब भी वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छी दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स बिजनेस इज बिजनेस। आप जानिए, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो चाहता है कि जहां उनको फायदा हो वहां वो जाएंगे। हम यूएस को ये ना करें कि यूएस की वजह से हमारे रिश्ते यहाँ हमारे पड़ोसी इलाकों में बिगड़ गए हैं। हमने क्या किया? हमारी, मुझे लगता है ये मोदी सरकार की एक विफलता रही है। सार्क को वो मजबूत नहीं कर पाए हैं और शायद नहीं करना चाहते हैं। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं। अब आप जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट करते हैं तो बांग्लादेश पर उसका क्या असर हुआ, ये भी जानिए ना कहीं आपने अपने। लेकिन बांग्लादेश के साथ तो मोदी सरकार के दौरान संबंध अच्छे ही रहे हैं। अरे अच्छे रहे, लेकिन आप जानते हैं जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिस तरह से हुआ, वहां क्या रिएक्शन आया उस समय बांग्लादेश में, जिसकी वजह से एक ट्रिप भी आपको कैंसिल करनी पड़ी। मेरा ये कहना है कि क्या कहीं ना कहीं जो आपकी सफलताएं हैं आप गिनते हैं, और असफलताओं में मैं ये कहूं, मोदी जी की सरकार ने यूएई, वेस्ट एशिया के साथ बड़े अच्छे संबंध शुरू किए हैं, सऊदी अरब के साथ अच्छे किए हैं, लेकिन हमारे खुद पड़ोस में मुझे नहीं लगता किसी भी कारण, और अलग कारण हो सकते हैं, केवल सरकार को मैं दोष नहीं दूंगा, लेकिन हमारी जो पॉलिसी है उसमें कई कमजोरी नहीं है। ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि वो सिर्फ मियर ऑप्टिक्स के चक्कर में जब हम पढ़ते हैं तो कई बार लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल है विकास चौधरी का कि कुछ अच्छी किताबें बताइए नेहरू जी को समझने के लिए। आजकल ये ओपिनियन बन गई है कि नेहरू जी देशद्रोही थे और अय्याश थे। तो बताइए राजदीप जी, कौन सी किताबें आप सजेस्ट करेंगे? सर, पहले तो मैं कहता हूं ऑलवेज रीड नेहरूज डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मैं तो समझता हूं वो किताब नोबेल प्राइज विनिंग किताब थी, वो वाकई मैं समझता हूं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और मैं कभी कभी ताज्जुब होता हूं कि किस तरह से उस व्यक्ति ने जेल में बैठकर वो किताब भी लिखी। तो नेहरू जी पर कई बायोग्राफीज पर हुई है। आई लाइक रामचंद्र गुहा, इंडिया आफ्टर गांधी, उसमें कई बातें नेहरू जी पर। इंडिया आफ्टर गांधी में तो राजदीप जी नेहरू के काल पे एमजे अकबर ने बहुत अच्छी बायोग्राफी नेहरू पर लिखी है। एमजे अकबर ने बहुत अच्छी एक बायोग्राफी नेहरू पर लिखी थी। एंड आज तो एमजे अकबर भाजपा में है, पर उस जमाने में वो अपने आप को नेहरूवियन कहते थे। कई किताब, शशि थरूर ने एक छोटी सी बायोग्राफी लिखी थी। बट मैं भी एक बता देता हूं, एक 3 पार्ट में एस गोपाल की किताब है, नेहरू से सम्यक बायोग्राफी है, खूब पढ़ना पड़ेगा आपको। और जहां तक रही बात नेहरू देशद्रोही थे या अय्याश थे, जवाहरलाल नेहरू इस देश के नेता थे। आजादी के आंदोलन में वो लड़े। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कांग्रेस में जब वो पहली दफा अध्यक्ष बने या दूसरी दफा बने तो वो बड़े क्रांतिकारी नेता माने जाते थे। बाकी जो लोग थे उनको लगता था कि ये आदमी तो स्टेटस को हिला देगा। नेहरू, सुभाष बाबू, ये सब एक गुट के नेता माने जाते थे। और ये युवा तुर्क थे जो बिल्कुल लगता था कि गांधी और जितने पुराने लोग हैं उनको ढहा देंगे। और नेहरू उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने तो उनकी बहुत सारी पॉलिसीज ने इस देश की दशा और दिशा तय की, अच्छी भी और गलत भी। कई लोग कहते हैं कि नेहरू ने अगर गांधी का कहा सुना होता और गांव के लेवल पे उन्होंने सशक्तिकरण शुरू किया होता, गांव को यूनिट डेवलपमेंट की अवधारणा रखी होती, तो ज्यादा अच्छा होता। तो वो पिरामिड नीचे से ऊपर की तरफ मजबूत होता। कहते हैं कि उस समय देश की फौरी जरूरतें थी तो उन्होंने भारत के मंदिर बनाए, चाहे IIT जैसी संस्थान हो, चाहे वो बांध हो जिनको वो आधुनिक भारत मंदिर कहते हैं, ये सब चीजें हैं। तो नेहरू ने भारत स्टेट को मजबूती से बांध के रखा, इंस्टीट्यूशंस बिल्ड हुए, डेवलप हुए, ये नेहरू की खूबी है। पॉलिसी के लेवल पे या धारा 356 का जो इस्तेमाल हुआ, केरल में सरकार बर्खास्त हुई, या अपने रहते रहते इंदिरा गांधी को उन्होंने जैसे एस्टेब्लिश किया, या कामराज को लाके ओल्ड गार्ड, वो जो एस्टेब्लिश्ड गार्ड है उसको बुलडोज किया, या चाइना को लेकर। तो नेहरू जब लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे तो उनकी कई खूबियां रही, कई खामियां रही। एक नेता का मूल्यांकन वैसे ही होना चाहिए कि भाई ये अच्छा किया, ये बुरा किया। लेकिन वो नेहरू अय्याश थे या नेहरू देशद्रोही थे, ये अपने और दूसरी बात कि नेहरू देशद्रोही थे। और दूसरी बात सौरभ, हम अब 2020 में बात कर रहे हैं। 1947 का भारत कुछ और ही था। वो नया, वो नेहरू एक आइडियलिस्ट थे, फेबियन सोशलिस्ट।
का जमाना था। देखिए तब कई लोग सोशलिस्ट हुआ करते थे। अरे जितने भी, हर व्यक्ति को तब समाजवाद एक तरह से लोगों के मन में आ गया था। लेफ्ट कम्युनिज्म डोमिनेंट आइडियोलॉजी दुनिया की थी। अब आप 60 साल बाद कह सकते हैं ये बुरा था वो बुरा था। नेहरू ने बहुत अच्छी चीजें की, जैसे आपने कहा, फिर वो IITs हो, साइंटिफिक टेम्पर लाने की कोशिश की, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की 1952 में जब चुनाव हुए 1 पर्सन 1 वोट, लोग हंस रहे थे, ग्रेट गैम्बल है हिस्ट्री में, लेकिन वो गैम्बल, देखिए हर चीज को हमने उस व्यक्ति को अपने उस युग में देखना चाहिए। अब हम 2020 में कहते हैं और अय्याश थे, देशद्रोही थे, क्या बात है। देखिए ये राजनीति, he had everything, दो स्ट्रीम आराम से बैठ सकते थे, वो वहां 3 मूर्ति में अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते थे। 10 साल उन्होंने जेल में काटे कि नहीं। राजनीति 2 स्ट्रीम है, मैं आपको बता रहा हूं 2 स्ट्रीम है। एक स्ट्रीम है कांग्रेस की, जिसने अभी तक नेहरू के बहुत सारी पत्रावलियों को पब्लिक नहीं किया है, जबकि नेहरू अगर वो राष्ट्रीय धरोहर थे तो उनकी सारी पत्रावलियों को पब्लिक किया जाना चाहिए कि नहीं, बताइए, नहीं किया है। तो एक स्ट्रीम है जो कांग्रेस के व्यू की है कि नेहरू ने सब अच्छा किया, जबकि एक सत्य ये भी है कि नेहरू पॉलिटिशियन थे, उन्होंने पॉलिटिक्स भी खूब की। सर उन्होंने EMS नंबूद्रीपाद की सरकार प्रधानमंत्री का पिछलग्गू बना दिया, लेकिन आप उनकी उस हिसाब से मूल्यांकन करोगे। दूसरी एक्सट्रीम है जो नेहरू की तस्वीरों को मॉर्फ करके, आउट ऑफ कंटेक्स्ट तस्वीरें दिखा के, या हर वक्त नेहरू के प्रसंगों का जिक्र करके उनको चरित्रहीन साबित करके सिरे से खारिज करना चाहते हैं। 2 एक्सट्रीम है जिनके बीच में कहीं नेहरू का मूल्यांकन होना चाहिए। भाई जब आप 17 साल प्रधानमंत्री बनते हैं या रहते हैं, कुछ तो गलतियां होगी। EMS नंबूद्रीपाद की सरकार को जिस तरह से केरल में गिराया गया, 62 की चीन के साथ जो लड़ाई हुई, जिस तरह से ये कहा जाता है कि अपने आप की जिंदगी में आपको भारत रत्न मिला, इस सब चीजों पर आप बात जरूर कर सकते हैं। एक बात मैं कहूं, नेहरू पर यह आरोप मत लगाई कि नेहरू वंशवाद के पक्ष में थे। अगर लाल बहादुर, एक सच्चाई है, अगर मैं राजदीप जी इस चीज I have now read enough. Nehru did not want Indira to succeed him. Let us be very clear. He may because Nehru knew कि अभी इंदिरा के पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स इतने नहीं है कि वो इमीडिएटली सक्सीड करें। ये बात लाल बहादुर शास्त्री ने कही। तो फिर how is it लाल बहादुर शास्त्री की डॉक्यूमेंटेड, सौरभ द्विवेदी, अगर सौरभ द्विवेदी अगर इमीडिएटली हुआ तो इंदिरा। सिंपल क्वेश्चन आपको, 1966 में अगर लाल बहादुर शास्त्री की अचानक ताशकंद में मौत नहीं होती तो इंदिरा गांधी वुड नॉट हैव बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। लेकिन एक सवाल ये भी है राजदीप जी कि इंदिरा जी शास्त्री की कैबिनेट में रहते हुए लगातार उनको रिडिक्यूल करती थी। वो इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि ये नेता जो मेरे पिताजी का जूनियर था आज प्रधानमंत्री है। इस चीज के भी डॉक्यूमेंट। मैंने कहा कि नेहरू जी के कई गलतियां थी, बट डू नॉट होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर डिनेस्टी पॉलिटिक्स। देखिए ये इस तरीके की चीजें कहना कि नेहरू देशद्रोही थे, ये निरी मूर्खता वाली बात है। और अगर किसी को कोई डाउट हो, अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू के देहांत पर जो कहा उसको पढ़ लीजिएगा, आपका शमन हो जाएगा। आखिरी सवाल काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, ये पंकज अंबेकर का सवाल है, सौरभ और राजदीप दोनों से इनका सवाल है। You guys are full-time journalists, definitely working day in and out to gather news and research. Do you guys ever do household chores now that there is no house help in lockdown? राजदीप सरदेसाई बर्तन मांजते हैं, झाड़ू लगाते हैं? अरे प्लीज डोंट, ये सवाल भी मत पूछिए। आज ही मुझे डांट पड़ी है क्योंकि सागरिका मार्केट गई थी और वो कहती है तुम क्यों नहीं जाते हो, मुझे ही जाना पड़ता है हर चीज। क्यों नहीं जाते हैं बताइए? कोरोना है। अच्छा, सागरिका के लिए कोरोना नहीं है, आपके लिए कोरोना है? नहीं, ऐसा मैंने उनको कहा नेता नगरी है, नेता नगरी के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं घर में उतना उनको मदद नहीं करता जितना करना चाहिए। आई एम नॉट अ 21st सेंचुरी मॉडर्न हस्बैंड, ये मैं मानता हूँ। आपकी तरह मैं मामले में पंकज अंबेकर जी, राजदीप जी मुझसे सीख सकते हैं। मैंने नेता नगरी के शूट से कुछ घंटे पहले बाकायदा 2 सब्जियां छौंकी हैं। अरे बाप रे। हाँ, मेरे घर में खाना बनाने का जो सब्जियों का काम है प्राइमरली वो मेरा है, और मैंने और मेरी पत्नी ने काम बांट रखा है। हम लोग बारी बारी काम करते हैं, मैं झाड़ू लगाता हूँ घर में, वो पोछा लगाती है, क्योंकि हम दोनों लोग वर्किंग हैं। और हमने हाउस हेल्प को जो फाइनेंशियल हेल्प है वो तो दे रखी है, जो भी उनका महीने का होता है, लेकिन उनको अभी कहा है कि आप लोग भी अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। सो यू नीड टू लर्न दिस, राइट? इट्स गुड फॉर। मैं 21वीं सदी का प्रोग्रेस लगाइए, क्या है सर, काम करिए घर का। नहीं, मैं काम वैसे मैं घर के लिए पैसा जो होता है पैसा नहीं, मेहनत, श्रम, बातों से काम नहीं चलेगा।
अरे पैसे Don't से talk दुनिया like चलती politicians कि है। मैं ऐसे बोलूं, मैं थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया मार्केट जाने के लिए पैसे लगते हैं। सर मार्केट जाने के लिए पैसे लगते हैं, लेकिन कोरोना ने हमें ये सिखा दिया कि आप पैसों की रोटी नहीं खाते, वो आटा खुद ही गूंद के बनानी होगी। नहीं, वो अगली जिंदगी में आई विल बी अ प्रोग्रेसिव हस्बैंड। चलिए बढ़ते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ, फुर्सत की सलाह। क्या है फुर्सत की सलाह राजदीप जी? एक तो ये कि आप रोटी बनाना सीखेंगे और सागरिका की मदद करेंगे, दूसरा बताइए। देखिए, फुर्सत की सलाह, मैं इस हफ्ते कोई मेरा शो नहीं है, एक नया शो मैं लेकर आ रहा हूं, तो वो मैं जरूर देखूंगा। जावेद अख्तर, जोया अख्तर और फरहान अख्तर को एक साथ लाया हूं इंडिया टुडे, इंडिया टुमारो, तो वो शो जरूर देखना। लेकिन मैं, एक किताब आई है स्पोर्ट्स स्टार ने निकाली है, 40 साल खेल के, पिछले 40 सालों के खेल की, और वो किताब मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, जिसमें कई विजय अमृतराज जो बड़े टेनिस प्लेयर थे, उन्होंने अपने जमाने के बड़े टेनिस प्लेयर बियॉन बॉग पर लिखा है, शशि थरूर ने वहां लिखा है, मुझे लगता है गावस्कर पर, मैंने विराट पर लिखी है। तो ये सब एक कंपाइल हुई है, तो ये किताब मुझे पढ़नी है, कई दिनों से मेरे पास रही है, मैंने पढ़ी नहीं है, तो ये जरूर पढ़ूंगा। और क्या करें, मैं देखिए, आजकल टेक अवे का जमाना है, तो मोती महल के जो लोग हैं वहां, मैं वहां जाता था बटर चिकन खाने, तो उन्होंने कहा कई दिनों से सर आप आए नहीं है कोरोना की वजह से, तो वो टेक अवे मेरे घर भेज रहे हैं। बटर चिकन मुझे बहुत पसंद है। चलिए ठीक है, बढ़िया। मैं आप लोगों को एक किताब सजेस्ट करता हूँ, असीम छाबड़ा की किताब है, रूपा पब्लिकेशन से आई है, इरफान के ऊपर है। कमाल के एक्टर इरफान, और इरफान की फिल्मों को जिस ढंग से पढ़ा गया और उसके बीच के जो एनेक्डोट्स हैं, असीम छाबड़ा ने बहुत मेहनत से लिखा। इससे पहले वो शशि कपूर और प्रियंका चोपड़ा की बायोग्राफी लिख चुके हैं, न्यूयॉर्क बेस्ड जर्नलिस्ट हैं। वो किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को हिंदी के क्लासिक नाटक पढ़ने चाहिए। पिछले दिनों मैंने अपने एक इंस्टा लाइव के दौरान चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का, बहुत अद्भुत नाटक है। तो आपको जो हिंदी के या दूसरी भाषाओं के हिंदी में अनुदित क्लासिक्स हैं, चाहे वो बाबा कारंत के हों, चाहे बादल सरकार के हों, चाहे गिरीश कर्नाड के हों, चाहे विजय तेंदुलकर के हों, या मोहन राकेश के, धर्मवीर भारती के, जयशंकर प्रसाद के, उन नाटकों को पढ़िए, अद्भुत सुख है। उसमें एक इतनी अद्भुत कविता है जो अलका एक किरदार है, वो गाती है कि हिमाद्री तुंग शंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। बहुत कमाल की कविता है राजदीप जी। अरे देखिए सर, और मुझे एक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट मिल गया है, सो आई एम गोना फ्लेक्स माय मसल्स अगेन। बैडमिंटन में बहुत मिस कर रहा था, योगा और रनिंग पे आश्रित था, लेकिन इस वीकेंड आप बैडमिंटन अच्छा खेलते हैं? सर खेलता हूं, देखने वाले कहते हैं कि अच्छा खेलता हूं। चलिए एक दिन मैच करते हैं आपके और मैं वैसे टेबल टेनिस ज्यादा खेलता हूं। मैं सर वो भी खेलता हूं, टीटी भी खेलता हूं। टेबल टेनिस में आपके सामने एनी टाइम। चलिए बैट पक्का डन, और उसका जो भी रिजल्ट होगा वो नेता नगरी में बताया जाएगा। जरूर, टेबल टेनिस। आज के नेता नगरी में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, अपनी सियासत का ख्याल रखिए, अपनी संवेदनाओं को लगातार मांझते रहिए और अपनी राजनीतिक समझ को भी दुरुस्त करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।